हेलो एवरीवन, वेलकम टू जेडकेम केमिस्ट्री क्लासेस। तो भाई आज हमारा एक्चुअली लास्ट लेक्चर है क्वेश्चन प्रैक्टिस का ऑर्गेनिक सिंथेसिस ए के लिए। भाई आपको पता है हम बीएससी 5th सेमेस्टर केमिस्ट्री के लिए जो पहला पेपर है जिसका नाम था ऑर्गेनिक सिंथेसिस ए, उसकी हम क्वेश्चन प्रैक्टिस कर रहे थे और अब तक हम इसके 6 लेक्चर दे चुके हैं। भाई हर लेक्चर में हमने 10-10 क्वेश्चन किए थे। आज हमारा लास्ट लेक्चर है, आज हम 15 क्वेश्चंस करने वाले हैं और इस पेपर को बिल्कुल समाप्त करने वाले हैं। ठीक है भाई, तो टाइम वेस्ट बिल्कुल नहीं करते हैं। कैसे क्या करना है ये सब तो आपको पता ही है, इसलिए बिल्कुल भी टाइम वेस्ट नहीं कर रहे हैं। हमने क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर क्वेश्चन नंबर 60 तक के सारे क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया है। किस तरह से क्वेश्चन को करना है वो सब हो चुका है, क्योंकि आज क्वेश्चन हमें कितने पढ़ने हैं भाई, 15 क्वेश्चन करने हैं। तो इसलिए टाइम का थोड़ा सा ध्यान रखते हुए हम अपने क्वेश्चंस की सॉल्विंग स्टार्ट करते हैं। हाँ भाई, जरा देखिए भाई, हमसे अगला क्वेश्चन जो क्वेश्चन नंबर 61 है वो क्या है। अगर इससे पहले के क्वेश्चन आप लोगों ने देख रखे हैं तो बहुत अच्छी बात है। अगर नहीं देखे हैं, अगर आपको नहीं मिले तो भाई आप जाओ चैनल पे जाओ या इस लेक्चर के उसमें डिस्क्रिप्शन में चले जाना। वहां पर एक्चुअली मोस्ट इंपोर्टेंट टाइप जो भी क्वेश्चन है उनकी प्लेलिस्ट मैंने अलग बना रखी है, तो वहां जाके क्लिक करेंगे तो आपको सारे के सारे लेक्चर्स मिल जाएंगे। तो डे 7 है आज, क्योंकि इससे पहले डे 6 हो चुके हैं और 6 दिन में हमने 60 क्वेश्चन कर लिए हैं। आज हमारे पास 7वां दिन है, तो आज हम 15 क्वेश्चन करने वाले हैं, यानी कि ओवरऑल 75 क्वेश्चन हमें करने थे। ठीक है, क्वेश्चन हमारा ये है कि सर व्हाट इज द प्रोडक्ट ऑफ ग्लिसरॉल ऑक्सीडेशन। अगर लो पहला क्वेश्चन ग्लिसरॉल से हमारा कि अगर हम ग्लिसरॉल का ऑक्सीडेशन करते हैं तो क्या बनेगा, हमें ये बता दो भाई, क्या बनेगा हमें ये बता दो। तो बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है एक्चुअली कि ग्लिसरॉल के ऑक्सीडेशन का जो प्रोडक्ट है वो क्या होगा। तो जरा एक काम करते हैं, पहले तो हम ग्लिसरॉल का स्ट्रक्चर बता दो सर क्या होता है। हम पहुंचे यहाँ, हम एक काम करते हैं, हम सबसे पहले बनाएंगे ग्लिसरॉल का स्ट्रक्चर। ठीक है, देखिए भाई, ग्लिसरॉल हमारा एक ट्राईहाइड्रिक एल्कोहल होता है, CH2OH सिंगल बॉन्ड CHOH सिंगल बॉन्ड CH2OH, ये होता है हमारे पास एल्कोहल। 3 OH ग्रुप होते हैं, इसको क्या बोला जाता है भाई, इसको बोला जाता है ग्लिसरॉल। आई होप आपको पता होगा इसके बारे में। ग्लिसरॉल है, ये क्लास 12 से भी पढ़ाया जाता है। अगर हम इसका ऑक्सीडेशन करें तो भाई आप इसका चाहे वीक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट द्वारा ऑक्सीडेशन करोगे या स्ट्रॉन्ग के द्वारा करोगे, तो यहाँ पर क्या पॉसिबिलिटी है सर, हमारे पास 2 पॉसिबिलिटी यहाँ से निकलते हैं। कितनी पॉसिबिलिटी निकलती है, 2 क्या पॉसिबिलिटी है। देखो, ये कार्बन और ये कार्बन सेम है और ये वाला कार्बन अलग है, यही तो मतलब है। CH2OH और ये अगर आप देखोगे तो ये 1 डिग्री एल्कोहल हो गया, ये आपका 1 डिग्री एल्कोहल है और ये हमारे पास 2 डिग्री है, क्योंकि इस कार्बन से एक जुड़ा है, इससे भी एक जुड़ा है, इसलिए 1 डिग्री है, और इससे दोनों तरफ जुड़े हैं इसलिए 2 डिग्री है। और हम बहुत अच्छे से पढ़ चुके होते हैं कि जब हम ऑक्सीडेशन करते हैं तो 1 डिग्री एल्कोहल बनाता है क्या, एल्डिहाइड। अगर हम 1 डिग्री को ऑक्सीडाइज करेंगे तो एल्डिहाइड बनेगा। बाकियों को आप जैसा है वैसा का वैसा रहने दो, तो ये कहानी है। अगर मैं 2 डिग्री को क्या करता हूं, ऑक्सीडाइज करता हूं, तो ये बनेगा CH2OH, यहां पर सिंगल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O हो जाएगा और यहां पर CH2OH रहेगा। देखो भाई, अगर हम 1 डिग्री अल्कोहल को ऑक्सीडाइज करते हैं तो एल्डिहाइड मिलता है, और 2 डिग्री अल्कोहल को ऑक्सीडाइज करेंगे तो कीटोन मिलेगा। अगर मैंने 1 डिग्री को करके देखा तो मैंने इसको एल्डिहाइड बना दिया, और 2 डिग्री को किया तो मैंने कीटोन बना दिया। अगर आप इसको करोगे तो ये भी 1 डिग्री, ये भी एल्डिहाइड बनेगा। तो कुल मिलाकर अगर हम ग्लिसरॉल का ऑक्सीडेशन करते हैं तो हमारे पास में 2 टाइप के प्रोडक्ट बनते हैं। इसका नाम ग्लिसरॉल होता है, इसका नाम होता है ग्लिसरैल्डिहाइड, ग्लिसरैल्डिहाइड है ना। और इसका नाम क्या होगा भाई, इसका नाम होता है डाईहाइड्रोक्सी एसीटोन, हाइड्रोक्सी एसीटोन। ओके, नाउ अब हम देखते हैं भाई कि हमारे पास प्रोडक्ट इसमें क्या क्या देख रखा है। ऑप्शन उसने हमसे दिया है कि सर व्हाट इज द प्रोडक्ट ऑफ ग्लिसरॉल ऑक्सीडेशन। तो ग्लिसरॉल ऑक्सीडेशन से कौन सा प्रोडक्ट बनेगा, एक्रोलिन नहीं, एसिटाल्डिहाइड नहीं, और ग्लिसरैल्डिहाइड बिल्कुल बन रहा है, नन तक कोई मतलब ही नहीं। तो एक ही डायरेक्टली ऑप्शन दिया है कि ग्लिसरैल्डिहाइड इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। चलिए भाई, समय को खराब ना करते हुए फिर से हम चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर। और हमारा अगला क्वेश्चन ये कहता भाई कि विच वन इज ग्लिसरॉल। लो, ग्लिसरॉल का फॉर्मूला ही पूछ लिया आपसे, कौन सा हो देख लो, अभी भी बनाया था CH2OH, बिल्कुल
सिंगल बॉन्ड CHOH, बिल्कुल सिंगल बॉन्ड CH2OH। ठीक है सर, कितने कार्बन है? 1 2 3, 3 कार्बन हो गए, 3 कार्बन हो गए। हाइड्रोजन कितने हैं? 2 + 1 3 और 3 2 5 + 3 कितना हो गया? 8, सर C3H8 हो गया। ऑक्सीजन कितने हो गए? 1 2 3, 3 ऑक्सीजन हो गए। बस देखो 383 कहाँ है? 383, 363 नहीं होगा, 4 4 ये तो होगा नहीं, तो ऑप्शन ए विल बी द क्लियर। बहुत आसान क्वेश्चन है भाई, डायरेक्टली आपसे फॉर्मूला पूछा था, तो कोई दिक्कत नहीं। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर हमारा 63 क्या कहता है, जरा सुनिए। विच रिएजेंट इज यूज्ड इन द पिनेकोल रीअरेंजमेंट। अरे भाई, जब हमने सेकंड पेपर स्टार्ट किया था, कौन सा पेपर था भाई? सेकंड हमारा रीअरेंजमेंट एंड केमिस्ट्री ऑफ ग्रुप एलिमेंट, यही था ना। उसकी पहली यूनिट थी मॉलिक्यूलर रीअरेंजमेंट, जिसमें हमने शायद 9 से 10 नेम रिएक्शंस पढ़ी थी, और पहली नेम रिएक्शन जो थी उसका नाम था पिनेकोलोन रीअरेंजमेंट रिएक्शन। अगर आपको याद हो, हमने कुछ इस तरह से किया था, जैसे मान लीजिए उसको, जैसे CH3 है, सिंगल बॉन्ड C, और यहाँ पर भी CH3 है, यहाँ पर हमने OH लगा रखा है ना, और सिंगल बॉन्ड C, इधर भी CH3 है, इधर भी CH3 है, और यहाँ पर कौन है? OH। हमने इस रिएक्शन को कराने के लिए क्या लिया था? H2SO4, और उसकी प्रेजेंस में क्या कर रहे थे? इसको हीट। क्या हो रहा था सर? हो ये रहा था कि जो CH3 है वो हमारा रीअरेंज हो रहा था। मतलब यहाँ का क्या था, जैसे मान लीजिए आप प्लस तो नहीं ले सकते, इसको प्लस नहीं, हम इसको प्लस नहीं लेंगे। आप एक काम करो, हाँ इसके लोन पेयर थे, हमने क्या कहा था? ये लोन पेयर इधर आके डबल बॉन्ड बनाता है, और ये वाला CH3 इधर जाके शिफ्ट हो जाता है, और ये OH बाहर निकल जाता है H को साथ में लेकर। तो हमने फाइनली जो प्रोडक्ट वहां पर बनाया था वो ये था कि यहाँ पर CH3 बचता है हमारे पास, सिंगल बॉन्ड ये C बचता है, और C1 से क्या आ जाता है? डबल बॉन्ड O आ जाता है। ये इधर कार्बन से 1 2 CH3 से पहले से जुड़े हैं, और एक CH3 ये वाला जाके भी लग जाता है, और जो OH है वो H को लेकर यहां से क्या निकाल लेता है? H2। इसका नाम था पिनेकोलोन रीअरेंजमेंट रिएक्शन, और बहुत ही इंपॉर्टेंट रिएक्शन थी। इसको हम बहुत अच्छे से यहाँ पर हमने पढ़ा था। तो भाई इस रिएक्शन में रिएजेंट कौन सा यूज हो रहा है, बस इतना पूछा है, क्योंकि यहाँ पर कुछ ज्यादा नहीं पूछा आपसे। तो कौन सा HCl यूज हो रहा है? नहीं, HBr नहीं, HI नहीं, कौन सा यूज होता है? H2SO4। डायरेक्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है। हालांकि ये रिएक्शन बहुत अच्छे से हमने वहां पर पढ़ी थी, अगर आपने नहीं देखी है तो सेम कहानी, आप डिस्क्रिप्शन में जाओगे तो वहां पर मॉलिक्यूलर रीअरेंजमेंट एंड केमिस्ट्री ऑफ ग्रुप एलिमेंट यानी कि सेकंड पेपर का फर्स्ट यूनिट है, आप उस पर क्लिक करेंगे, आपको सारी की सारी नेम रिएक्शंस वहां पर मिल जाएंगी। और पढ़ के जरूर जाने, क्योंकि भाई एग्जाम में अभी फर्स्ट चैप्टर है ना, फर्स्ट पेपर है, सेकंड पेपर में तो डेफिनेटली बहुत सारी रिएक्शंस आनी है उसमें से। अब हमारे पास क्वेश्चन है 64, और ये हमसे कह रहा है भाई विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड इज एरोमेटिक। इनमें से कौन सा कंपाउंड एरोमेटिक है भाई? एरोमेटिसिटी बहुत अच्छे से पढ़ी थी हमने भाई एरोमेटिसिटी को, और एरोमेटिसिटी के लिए हमने कहा था कि एरोमेटिक होने के लिए हमारे पास 3 कंडीशंस होना बहुत जरूरी है। और वो 3 कंडीशंस कौन कौन सी होती हैं हम बताए थे सर। पहले तो साइक्लिक होना चाहिए, है ना, इसमें नहीं पढ़ाया शायद हमने, यहां पर एक लाइन लिख लो। टू बी एरोमेटिक क्या लिखा था? अगर आपको एरोमेटिक कंपाउंड चाहिए तो एरोमेटिक कंपाउंड वही हो सकता है जो इन 3 कंडीशंस को फॉलो करे। पहला साइक्लिक होना चाहिए, ठीक है। दूसरा प्लेनर होना चाहिए, प्लेनर मतलब या तो sp2 हाइब्रिडाइजेशन हो या फिर sp हाइब्रिडाइजेशन हो, ठीक है। तीसरा 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन्स यहां पर होने चाहिए, जिसको हम हकल्स रूल भी कहते हैं। हकल्स रूल को फॉलो करना चाहिए, नहीं तो हमने बोला था। और आपको पता है अगर कार्बन कार्बन के बीच अगर सिंगल बॉन्ड है तो वो sp3 होगा, अगर कहीं डबल बॉन्ड आ गया तो sp2 होगा, अगर कहीं ट्रिपल बॉन्ड आ गया तो sp होगा। तो आपका sp3 नहीं होना चाहिए, कार्बन कार्बन के बीच सिंगल बॉन्ड नहीं होना चाहिए। अगर सिंगल बॉन्ड है तो जो सिंगल बॉन्ड है उस पर अगर नेगेटिव चार्ज है और वो कहीं ना कहीं किस पे है, डबल बॉन्ड के कॉन्जुगेशन में, यानी कि यहां पर नेगेटिव आए, यहां पर ये बॉन्ड टूट जाए, तो इस केस में नेगेटिव वाला भी क्या होता है, sp2 हाइब्रिडाइज हो जाता है। ये हम सीख चुके हैं भाई, है ना, ये सारी चीज सीख चुके हैं। और अगर कार्बन पर कोई पॉजिटिव चार्ज है तो वो भी हमारे पास sp2 हाइब्रिडाइज ही होगा। तो कुल मिलाकर ये चीजें आपको ध्यान रखनी है, sp2 हाइब्रिडाइजेशन हो या sp हाइब्रिडाइजेशन, लेकिन sp3 नहीं होना चाहिए।
सिंगल बॉन्ड नहीं होना चाहिए। अगर सिंगल बॉन्ड है तो वहां पर एक चीज देख लो, सिंगल बॉन्ड से अगर पॉजिटिव लगा है तो भी कोई दिक्कत नहीं है हमें, नेगेटिव लगा है तो वहां पर नेगेटिव अगर कॉन्जुगेशन में है तो भी हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो अगर ऐसा है तो वो प्लेन होगा। 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन के अनुसार जब हम n की वैल्यू 0 रखते हैं तो 2 आंसर आता है हमारे पास, और n की वैल्यू अगर हम इस फॉर्मूले में 1 रखेंगे तो 6 पाई इलेक्ट्रॉन आएगा। अगर n की वैल्यू यहाँ पर हम 2 रखेंगे तो 10 पाई इलेक्ट्रॉन आएगा। भाई ये सारी चीज़ हम बहुत अच्छे से पहले पढ़ चुके हैं, इसलिए मैं यहाँ पर इन चीज़ों की चर्चा नहीं कर रहा हूँ। अब हम ये देखते हैं सर कौन सा हमारा एरोमेटिक है कौन सा नहीं है। जरा एक बात बताओ, हमारा एरोमेटिक कंपाउंड होने के लिए पहली कंडीशन हमारे पास ये है कि भाई साइक्लिक होना चाहिए। अब एक बात देखो, क्या यहाँ पर कोई साइकिल है, ये भी साइक्लिक है, ये भी साइकिल है, ये भी साइकिल है, ये नन है, यानी कि तीनों ही साइक्लिक है सर। ठीक है, इसके बाद फिर हमें देखनी है प्लेनैरिटी। दूसरा क्या है, प्लेनैरिटी, यानी कि हाइब्रिडेशन देखना है। बना लो इसको इधर, रिंग पॉजिटिव रिंग पॉजिटिव पॉजिटिव। ठीक है, तो देखो हमसे ये कहा गया है, मतलब हमारे पास ये 3 मेंबर, एक पी ए पॉजिटिव है, दूसरा 4 मेंबर यहाँ पॉजिटिव है, तीसरा 5 मेंबर और यहाँ पॉजिटिव। यही है ना, बिल्कुल देख लो एक बार फिर से, कोई गलत ना कर दिया हो। ठीक है, यही ओके। इनमें देखते हैं साइक्लिक है सर। साइक्लिक की अगर मैं बात करूं साइक्लिक है कि नहीं, तो हम कहेंगे सर ये भी साइक्लिक है, ये भी साइक्लिक है, ये भी साइक्लिक है। ओके, अब हम देखेंगे प्लेनैरिटी की, प्लेनर है या नहीं। तो प्लेनर के लिए हाइब्रिडेशन देखो सर, डबल बॉन्ड पे क्या होता है, अभी अभी हमने जाना था डबल बॉन्ड वाला क्या होता है, sp2 होता है। तो हम यहाँ पर कहेंगे सर ये डबल बॉन्ड sp2, ये डबल बॉन्ड sp2, और अगर कार्ब कटायन है मतलब पॉजिटिव चार्ज है तब भी sp2 होगा। सर सारे के सारे sp2, और हमने कहा कि sp2 या sp है तो वो प्लेनर होगा, तो हम कहेंगे सर ये प्लेनर है, हम कहेंगे सर ये प्लेनर है। इसकी बात करो क्या ये प्लेनर है, तो हम कहेंगे ये sp2 है, ठीक है, ये sp2 है, ठीक है, ये sp2 है, ठीक है, लेकिन ये sp3 होगा क्योंकि सिंगल बॉन्ड। तो सर ये प्लेनर होगा, हम कहेंगे बिल्कुल नहीं होगा प्लेनर। यहां बात करो sp2, ठीक है, sp2 ठीक है, sp2 ठीक है, sp2 ठीक है, यहां पर भी पॉजिटिव है, ये भी sp2, प्लेनर है सर, ये भी प्लेनर, कोई प्रॉब्लम नहीं। अब हम देखते हैं हकल्स रूल को, क्या इनके पास 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन है। देखते हैं कितने कितने भाई, कितने डबल बॉन्ड है सर, एक ही डबल बॉन्ड है, तो एक मतलब एक पाई बॉन्ड है ना, एक पाई बॉन्ड में कितने इलेक्ट्रॉन होता है, 2, तो यहाँ पर 2 पाई इलेक्ट्रॉन हो गए। यहाँ पर भी एक ही है तो यहाँ पर भी 2 पाई इलेक्ट्रॉन हो गए। ठीक है, यहाँ पर भी कितने हैं, 2 + 2 4 पाई इलेक्ट्रॉन है, यहाँ पर 4 पाई इलेक्ट्रॉन हो गए। हकल्स रूल के अकॉर्डिंग कितना होना चाहिए सर, 2, 6, 10, 14, 18, 22, 26, 30, समझ में आ रहा है, 4 का डिफरेंस होना चाहिए इस तरह से। तो 2 हकल रूल को फॉलो करता है, ये करता है, ये नहीं करता। इसका मतलब देखो सुनो, ऐसा कौन है जो तीनों कंडीशंस को फॉलो कर रहा है, ऐसा कौन है जो तीनों कंडीशंस को फॉलो कर रहा है, तो हम कहेंगे सर ये है जो तीनों कंडीशन को फॉलो कर रहा है। इसमें से एक प्लेनैरिटी फॉलो नहीं हो रही, इसमें हकल रूल फॉलो नहीं हो रहा, इसलिए ये एरोमेटिक नहीं होगा, ये एरोमेटिक नहीं होगा, और यही केवल एरोमेटिक होगा। तो हमारा जो आंसर है वो क्या हो जाएगा भाई, हम कहेंगे सर हमारा राइट आंसर ये हो जाएगा कि कौन सा एरोमेटिक कंपाउंड है, तो हम कहेंगे ऑप्शन ए विल बी द राइट आंसर। क्लियर है, ओके ओके। नाउ अब हम चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर, क्वेश्चन नंबर 65। और क्वेश्चन नंबर 65 क्या कह रहा है, विच रूल इज फॉलो बाय द एरोमेटिक, अरे लो अभी वाला कौन सा रूल है जो एरोमेटिक कंपाउंड द्वारा फॉलो किया जाता है। अभी तो बताए थे 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन्स, सी हो गया डायरेक्ट, कोई प्रॉब्लम नहीं। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 66 पर। तो क्वेश्चन नंबर 66 पर पहुंचे, तो अटैकिंग इलेक्ट्रोफाइल इन द नाइट्रेशन ऑफ बेंजीन, लो नाइट्रेशन कराना हमें बेंजीन का, तो वहां पर अटैकिंग इलेक्ट्रोफाइल कौन सा होता है, ये सारी चीज हम पहले लिख चुके थे। देखो इधर क्या लगे थे भाई, हेलोजनेशन होगा तो हेलोजन होगा, सल्फोनेशन होगा तो SO3H, नाइट्रेशन होगा तो NO2 पॉजिटिव, एल्काइलेशन में एल्काइल ग्रुप, एसिलेशन में। तो नाइट्रेशन में कौन होगा सर, NO2 पॉजिटिव है, तो बस खत्म कहानी। लो भैया हमसे कह रहा है कि अटैकिंग इलेक्ट्रोफाइल इन नाइट्रेशन ऑफ बेंजीन इज NO2 पॉजिटिव। कितना सिंपल क्वेश्चन है, डायरेक्ट क्वेश्चन हमको दिया जा रहा है। अब हम चलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 67।
और 67 क्या करा भाई, ये करा सर फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन। अब ये भी देखो, फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन इज एन एग्जांपल ऑफ, किसका एग्जांपल है सर? पहली बात तो देखो ये क्या है, फ्रीडल क्राफ्ट क्या एक टाइप की सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है ना, बिल्कुल। तो इसमें सारी सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन दे रखी है। और एरोमेटिक, एरोमेटिक है, रिंग पर होती है, ठीक है। सब्स्टिट्यूशन है, ठीक है। कर कौन रहा है रिएक्शन, न्यूक्लियोफाइल या इलेक्ट्रोफाइल? तो हम कहेंगे इलेक्ट्रोफाइल, क्योंकि अभी यहां पर हमने देखा था फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन में एल्किल ग्रुप था और एसाइलेशन में एसिल ग्रुप था, तो ये तो इलेक्ट्रोफाइल है ना, इसलिए न्यूक्लियोफिलिक तो हो नहीं सकती, तो बी हो नहीं सकता, बी नहीं है तो डी भी नहीं हो सकता, या तो ए होगा या फिर बी होगा। तो देखो भाई, जब हम इसकी मैकेनिज्म पढ़ते हैं, हमने रिएक्शंस के टाइम पे पढ़ा था, जब ये पीछे से अटैक करता है तो एक तरफ से अटैक होता है, दूसरी तरफ से हाइड्रोजन निकल के जाता है, यानी कि पहले ऐसा नहीं, पहले हाइड्रोजन निकलेगा उसके बाद अटैक करेगा, एक स्टेप में कंप्लीट होता है। और एक स्टेप में होने वाली जो रिएक्शंस होती हैं उनको हम क्या कहते हैं, टू, यानी कि ये हमारे पास क्या है, एरोमेटिक बायोमोलिकुलर एरोमेटिक्स इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस इसको बोलेंगे। तो ये हमारे पास सी इसका सही आंसर हो जाएगा। डायरेक्ट ही क्वेश्चन दी थी, इसमें कोई दिक्कत नहीं, इसकी मैकेनिज्म से पता चलेगा, बाकी वो रिएक्शंस हमने क्लास के दौरान कर रखी है। अब इधर आ जाइए भाई, क्वेश्चन नंबर 68 क्या कह रहा है सर? ये कह रहा है द प्रोडक्ट ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन इज, अगर हमारे पास में ये है टोलुइन, बेंजीन से CH3 लगा, इसको टोलुइन कहते हैं, और इसका KMnO4H+ से अभिक्रिया करा रहा है, जाहिर सी बात ऑक्सीडेशन करेगा, और ऑक्सीडेशन करने के बाद बनाता क्या है भाई, बनाता ये है सर, रिंग से जो भी कार्बन लगा है अगर उस पर एक भी हाइड्रोजन होता है, ये उसको COOH में कन्वर्ट कर देता है। एक भी हाइड्रोजन अगर होता है तो, इसके पास तो तीन है, क्या बेंजीन बनेगा? नहीं, ये बनेगा बिल्कुल रिंग से COH, एल्डिहाइड नहीं, एल्कोहल नहीं। कौन सा ऑप्शन हो गया? ऑप्शन बी विल बी द राइट आंसर। ओके, अब हम चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन के पास, क्वेश्चन नंबर 69। और क्वेश्चन नंबर 69 हमसे क्या कह रहा है कि रिएजेंट यूज इन गाटरमैन एल्डिहाइड रिएक्शन, गाटरमैन एल्डिहाइड रिएक्शन में कौन सा रिएजेंट यूज? देखो यहाँ पर एक कंफ्यूजन सा हो जाता है, एक होते हैं गाटरमैन एल्डिहाइड रिएक्शन जिसको हम गाटरमैन रिएक्शन भी बोलते हैं, और एक होते हैं गाटरमैन कोच रिएक्शन। तो भाई इन दोनों में ना बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं है, तो मैं आपको डिफरेंस बताता हूँ, एक मिनट। ये देख लीजिए, आपका जो कंफ्यूजन है वो क्लियर हो जाना चाहिए। देखिए क्या लिखा है भाई, अगर गाटरमैन कोच रिएक्शन हो तो बेंजीन से एल्डिहाइड ही बनता है, और गाटरमैन रिएक्शन में भी आपका क्या बनता है, बेंजीन से एल्डिहाइड। इसको गाटरमैन रिएक्शन को आप एक नाम से और लिख सकते हैं, गाटरमैन एल्डिहाइड रिएक्शन, ठीक है, ये हमको लिखना होता है। इनमें करना क्या, अगर गाटरमैन कोच रिएक्शन है तो भाई एनहाइड्रल Cl की प्रेजेंस में रिएक्शन कराता है, CO प्लस HCl से कराएंगे, CO प्लस HCl। अगर नॉर्मल गाटरमैन रिएक्शन है तो HCl प्लस HCl से कराते हैं, बस इतना ही, और कुछ नहीं। तो आपसे पूछा है गाटरमैन एल्डिहाइड रिएक्शन दिया, कोच नहीं दिया, कोच नहीं दिया तो फिर हम क्या बोलेंगे सीधे सीधा भाई, इसमें कौन सा रिएजेंट यूज होगा, HCN प्लस HCl। अगर गाटरमैन कोच होता तो CO प्लस HCl कर लेते हैं ना, तो इसलिए आंसर कौन सा हो जाएगा, ए विल बी द राइट आंसर। ओके, ए हमारा जो क्वेश्चन का आंसर है वो सही हो जाएगा। ओके भाई, क्वेश्चन नंबर 70 आ जाओ। क्वेश्चन नंबर 70 क्या कह रहा सर, विच वन इज मोर एसिडिक, कौन सा आपका ज्यादा एसिडिक है? चार ऑप्शन भी नहीं देख रहे। अब आते हैं हम क्वेश्चन नंबर 70 पे। क्वेश्चन नंबर 70 हमारा ये कह रहा है कि सर विच वन इज मोर एसिडिक, कौन सा ज्यादा एसिडिक होगा? तो भाई मेरे एक चीज तो ध्यान रखना है, आप क्या याद रखना, क्योंकि हम पहले भी बता चुके हैं, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर से भी बता चुके हैं कि अगर हमारे पास कहीं पर इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लगा हुआ है तो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप क्या करता है, एसिडिक नेचर को बढ़ाता है, एसिडिक नेचर को क्या करता है, इंक्रीज करता है। भाई मेरे ये चीज आपको ध्यान रखनी है। कोई भी हमारे पास में क्या होता है, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप, यानी कि इलेक्ट्रॉन को खींचने वाला ग्रुप। ये जो NO2 लगा है ना, ये जो NO2 लगा है, ये कौन होता है NO2? ये होता है इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप होते हैं। सर इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप का मतलब क्या है, जो इलेक्ट्रॉन को खींचते हैं।
अब एक बात बताओ, एक जनरल सा क्वेश्चन अगर मैं आपसे ये पूछना चाहूँ, भाई ये मेरे पास फिनॉल है, ठीक है, ओके, OH है, दूसरा ये भी मेरे पास एक फिनॉल है, यहाँ पर भी मैंने क्या लगा रखा, OH लगा रखा है। अब यहाँ पर मैंने एक मान लो NO2 लगा दिया है, यानी कहीं भी लगा सकते हैं आप। एक बात बताओ, ऊपर नेगेटिव H पर पॉजिटिव होता है, ऊपर नेगेटिव H पर पॉजिटिव होता है। अब अगर मैं यहाँ से आपको ये कहूँ, मैं आपको ये कहूँ कि ये NO2 जो है वो कौन है, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग, इलेक्ट्रॉन को खींचेगा, बिल्कुल खींचेगा। जब ये इलेक्ट्रॉन को खींचेगा तो इलेक्ट्रॉन पे चार्ज कौन सा होता है, हम कहेंगे सर नेगेटिव होता है। अगर इस पर नेगेटिव चार्ज होता है, अगर इस पर क्या होता है, नेगेटिव चार्ज होता है, ठीक है, नेगेटिव चार्ज होता है तो करेगा क्या भाई, ये हमसे ये करेगा, इलेक्ट्रॉन पे नेगेटिव चार्ज होता है, जब ये इलेक्ट्रॉन को खींचेगा तो यहां से इसका नेगेटिव कम होता जाएगा, कम होगा नहीं होगा, यहां से इसका क्या होगा, नेगेटिव कम होगा। तो एक बात बताओ, जब NO2 नहीं था तो नेगेटिव ज्यादा था, जब NO2 लगा दिया तो उसने इलेक्ट्रॉन को खींच लिया तो नेगेटिव कम कर दिया। अब मैं आपसे ये पूछना चाहता हूं कि मुझे ये बताओ भाई कि इन दोनों में से कौन सा H+ आसानी से निकल जाएगा, ये वाला या ये वाला। तो हम कहेंगे सर यहाँ पर ज्यादा नेगेटिव है तो अच्छे से पकड़ के रखेगा, या कम नेगेटिव है जल्दी से निकल जाएगा, तो हम कहेंगे सर ये वाला ना इजी रिमूव हो जाएगा, इजीली रिमूव हो जाएगा। और इजीली रिमूव हो जाएगा तो हम कहेंगे सर यही मोर एसिडिक है, यही अच्छा एसिड होगा, यही मोर एसिडिक होगा। तो हम क्या कह सकते हैं सर, हम तो ये कह सकते हैं कि सर हम यहाँ से एक चीज पता चल गई, और वो चीज ये है कि अगर हम ABCD में देखें तो A तो किसी हालत में नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि B, C और D में NO2 ग्रुप लगे हुए हैं जो इलेक्ट्रॉन को खींचते हैं, और जो इलेक्ट्रॉन को खींचते हैं वो हमेशा क्या करते हैं, एसिडिक नेचर को बढ़ाते हैं। पहली बात तो ये समझ में आ गई। अब समस्या ये है सर ABCD में से कौन ज्यादा होगा, ये ज्यादा ही तो पूछा है, तो उसको हम ना यहां समझने की कोशिश करते हैं। ये हमने एक रिंग लिया और यहाँ पर OH है, इस पर NO2 लगा है, दूसरा OH, यहां NO2 लगा है, तीसरा OH, यहां NO2 लगा है, ठीक है भैया, ओके। अब हमें क्या जानना भाई, हमको ये जानना कि इनमें से कौन ज्यादा एसिडिक है। भाई मेरे एक चीज का ध्यान रखना कि जो हमारे पास फिनॉल होती है हम जानते हैं वो ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग होता है, क्योंकि इसके पास लोन पेयर है तो +M दिखाएगा, और प्लस मीजोमेरिक इफेक्ट की वजह से अगर हम इसका रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स देखते हैं तो रेजोनेट स्ट्रक्चर में आपने ये देखा होगा कि इसमें क्या होता है भाई, इसमें हमारे पास क्या होता है, ये होता है कि फिनॉल में यहाँ पर पार्शियल क्या आता है, पॉजिटिव चार्ज आता है, और यहाँ पर पार्शियल नेगेटिव, यहाँ पर पार्शियल नेगेटिव, यहाँ पर पार्शियल नेगेटिव, और जो इलेक्ट्रॉन होते हैं हमारे वो पाई बॉन्ड कुछ इस तरह से घूमते रहते हैं। मैं डायरेक्टली कंप्लीट नहीं बनवा रहा हूँ क्योंकि रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर जो है हम क्लास में इस चीज को पढ़ेंगे ना, तो यहाँ पर क्या है, कंप्लीटली इस तरह से रेजोनेंस होता है। तो आपको ये जानना है कि जो फिनॉल है वो हमारे पास ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग होता है, यानी कि जब इसमें रेजोनेंस होता है, ये नेगेटिव जब जाता है तो वो ऑर्थो और पैरा पर जाता है, ठीक है। अगर ऑर्थो पैरा पे जाता है तो NO2 कहां से ज्यादा नेगेटिव को खींचेगा भाई, अगर ऑर्थो पे NO2 लगा है तो वो नेगेटिव को जल्दी खींचेगा, पैरा पे NO2 लगा तो वो नेगेटिव को जल्दी खींचेगा, मेटा पे कोई नेगेटिव है ही नहीं तो ये नेगेटिव को कम कर पाएगा। हम चाहते हैं नेगेटिव कम हो ताकि एसिडिक नेचर ज्यादा हो, तो ये तो ज्यादा कम कर नहीं पाएगा। क्यों? क्योंकि ये हमारा मेटा पे लगा, मेटा पे कोई नेगेटिव होता नहीं तो ये ज्यादा एसिडिक नहीं हो सकता। पहली बात तो इसको एलिमिनेट कर दिया, या तो ऑर्थो वाला होगा या फिर पैरा वाला होगा। अब इन दोनों में से कौन ज्यादा एसिडिक है ये जानना है। तो भाई मेरे एक चीज ध्यान रखना कि अगर मैं ऑर्थो वाले की बात करूं तो यहाँ पर जो NO2 होता है ना, N=OO इस तरह से होता है। यहाँ पर अगर मैं OH की बात करूं तो आप इस तरह से समझ सकते हो OH, और हम जानते हैं भाई कि OH में ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा, हाइड्रोजन की कम होती है। ऑक्सीजन की यहाँ पर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा और नाइट्रोजन की कम होती है। तो यहाँ पर होता ये है, यहाँ पर होता ये है कि इस पर पॉजिटिव इस पर नेगेटिव, तो इन दोनों के बीच में क्या बनता है, हाइड्रोजन बॉन्ड। इन दोनों के बीच बन जाता है ये हाइड्रोजन
बॉन्ड, और वो भी कौन सा हाइड्रोजन बॉन्ड, इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्ड होता है, जिसकी वजह से जो पहले एक से हाइड्रोजन जुड़ा था अब दो दो से हाइड्रोजन जुड़ा है, इसलिए इसका निकलना थोड़ा सा मुश्किल होता है। लेकिन इस केस में प्रॉपरली ये खींच पा रहा है, इस H+ को आसानी से निकाल देगा। इसलिए अगर हम कहें तो सबसे ज्यादा जो मोर एसिडिक होगा, सबसे ज्यादा जो एसिडिक होगा वो होता है हमारे पास पैरा नाइट्रोफिनॉल। ये आपको ध्यान रखना, अगर आप ऑर्डर लिखना चाहो सबसे ज्यादा एसिडिक होगा डी, उसके बाद होगा बी, फिर होगा सी और सबसे लास्ट में होगा ए। आई होप इतनी चीज आपको क्लियर होगी। तो भाई 70 क्वेश्चन हमारे पास हो चुके हैं। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 71 पर। हमें 5 क्वेश्चन और करने, आज खत्म करना है बिल्कुल। क्वेश्चन हमसे कह रहा है भाई अगला कि इन द रिएक्शन P विल बी, P क्या आपसे, ये P क्या आपसे ये पूछा है, तो भाई इसका नाम होता है क्यूमीन। अगर आपको ना पता हो तो ये क्लास 12 की रिएक्शन है, वैसे क्यूमीन होता है। और क्यूमीन की रिएक्शन अगर आप O2 से कराते हो, फिर उसके बाद H2SO4 से कराते हो तो फिनॉल बनता है और साथ में P बनता है। तो ये क्या होता है जरा इसके बारे में बताते हैं। चलिए भाई इधर थोड़ा सा समझ लेते हैं इसको। ये हमारे पास CH3 सिंगल बॉन्ड CH, सिंगल बॉन्ड CH3 और इससे लगी हुई हमारे पास एक पैनल रिंग। अगर आप इसकी रिएक्शन O2 से कराना चाहते हो तो भाई O2 के साथ आप कराओगे, इसका नाम होता है क्यूमीन। O2 हमेशा कार्बन और हाइड्रोजन के बीच में जाकर ऐड हो जाएगा। यहां पर कार्बन, इधर CH3 लगा है, ठीक है, इस CH3 को ऊपर की साइड लगा देता हूं, ये भी एक CH3 लगा है, ठीक है, और यहां पर क्या आ जाएगा OOH, ये हो जाएगा OOH। ये O2 जो होगा वो बीच में ऐड हो जाएगा कार्बन और हाइड्रोजन के बीच में, तो इसको बोला जाता है क्यूमीन हाइड्रो परऑक्साइड। क्यूमीन हाइड्रो परऑक्साइड कहा जाता है इसको, ठीक है। अगर मैं इसमें H2SO4 डाल दूं, H2SO4, तो होता ये है भाई, होता ये है कि इसके जो लोन पेयर है ना, इसके जो लोन पेयर है, आप ऐसे मान के चलिए कि ये जो लोन पेयर है इसके, ये जाके यहां अटैक करेंगे और इस वाले बॉन्ड को इधर तोड़ देंगे, जिससे क्या होगा, जिससे ये होगा ये रिंग, और इस रिंग से आकर कौन लग जाता है, ये वाला OH प्लस, साथ में कौन होगा ये CH3 सिंगल बॉन्ड C, और इस C से बॉन्ड इधर पहुंच जाएगा तो क्या आ जाएगा डबल बॉन्ड O, और ऊपर एक और क्या बचा CH3, तो हम बोल सकते हैं ये कौन बन गया, एसीटोन बन गया है ना। तो ये एसीटोन बन गया, तो हम कह सकते हैं CH3CO, CH3 बनेगा सर। इसमें जो भी आप P की बात कर रहे हैं वो P हमारे पास क्या है सर, वो P है हमारे पास CH3CO, CH3 यानी कि एसीटोन। तो यह क्वेश्चन नंबर 71। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 72 क्या कह रहा है भाई, क्वेश्चन नंबर 72 जरा देख लो। ये कह रहा है कि हमारे पास व्हाट विल बी द प्रोडक्ट ऑफ गिवन रिएक्शन, फिनॉल दिया है, क्लोरोफॉर्म दिया है, NaOH दिया। लो ये तो सीधी सीधी कौन सी रिएक्शन होगी भाई, सबको पता होता है, राइमर-टाइमन रिएक्शन होगी, बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन होते हैं, राइमर-टाइमन रिएक्शन होगी। और इस रिएक्शन में जो प्रोडक्ट बनता है वो भी सबको पता होता है, क्या बनता है भाई, वो बनता है हमारे पास सैलिसैल्डिहाइड, सैलिसैल्डिहाइड। और उसका फॉर्मूला क्या होता है, जो रिंग है, रिंग से OH तो रहेगा ही, उसके ऑर्थो पोजीशन पर CHO लग जाता है, मतलब ऑप्शन ए विल बी द राइट आंसर। तो डायरेक्ट रिएक्शन आपसे पूछ लिया, कोई दिक्कत नहीं। तो हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 73 पर। क्या भाई क्वेश्चन नंबर 73, लो भाई ये भी आसान सी क्वेश्चन है हमारे पास। क्वेश्चन हमारे पास ये है कि अगर फिनॉल की रिएक्शन ब्रोमीन वाटर से कराते हो तो क्या प्रोडक्ट बनेगा। तो भाई एक चीज सुन लेना है, मैं आपको बताना चाहूँ, देखो अगर आपके पास मान लीजिए फिनॉल है ना, अगर आपके पास फिनॉल है और फिनॉल की रिएक्शन आप करा रहे हो ब्रोमीन से, Br2 से करा रहे हो, लेकिन Br2 के साथ में जो सॉल्वेंट है आपने वाटर नहीं लिया, कोई भी आप ले सकते हो नॉन पोलर सॉल्वेंट लिया, तो इस केस में आपके पास जो हैलोजिनेशन रिएक्शन के तहत यहाँ पर दो प्रोडक्ट बनते हैं, दो प्रोडक्ट। एक बार Br ऑर्थो पे जाके लग जाता है और दूसरी बार जो Br है वो आपका कहाँ जाके लग जाएगा, पैरा पे जाके लग जाता है। तो ये दो प्रोडक्ट बनते हैं। लेकिन अगर आपने फिनॉल की रिएक्शन जो ब्रोमीन से आप करा रहे हो उसमें आपने डाल दिया है वाटर, मतलब ब्रोमीन वाटर, तो इसकी रिएक्टिविटी बहुत हाई हो जाती है, और हाई होने की वजह से ये 2,4
6 ट्राइब्रोमोफिनॉल बना लेता है। तो आप कहेंगे सर कौन सा वाला? अगर यहां वाटर नहीं होता तो आपका ये ए ऑप्शन होता, लेकिन वाटर है इसलिए ऑप्शन क्या हो जाएगा हमारे पास? डी विल बी द राइट। ओके, अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 74 पर। क्या कह रहा है सर? ये कह रहा है हमारे पास विच रिएजेंट इज यूज्ड इन गाटरमैन सिंथेसिस। तो गाटरमैन कोच में होता है कौन? CO प्लस HCl। और गाटरमैन रिएक्शन अगर हो तो वहां पर क्या बताया था? HCl प्लस HCl। HCl तो दिया ही नहीं, तो फिर हम CO प्लस HCl को ही लेंगे, खत्म कहानी। बस हमें ज्यादा मूड मारना नहीं, CO प्लस HCl हो गया, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 74 कंप्लीट। नाउ क्वेश्चन नंबर 75 भी इधर ही दे रखा है। ये पूछ रहा भाई विच वन इज स्ट्रॉन्ग बेस। स्ट्रॉन्ग बेस कौन सा है? NaOH स्ट्रॉन्ग है, बिल्कुल है। H2SO, अरे ये तो एसिड है। HCl भी एसिड है, AlCl3 भी एसिड है, तो कौन सा हो गया? ऑप्शन ए विल बी द राइट आंसर। आई होप इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी। तो भाई हमने ऑर्गेनिक सिंथेसिस ए से रिलेटेड 75 क्वेश्चंस हमने अब तक कंप्लीट कर लिए हैं। तो मतलब ऑर्गेनिक सिंथेसिस ए मतलब पहला पेपर जिसके हमने सारे के सारे क्वेश्चंस कर लिए। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। फिर भी अगर आपको कोई समस्या है तो आप टेलीग्राम चैनल पे अगर मैसेज कर सको, या फिर टेलीग्राम चैनल पे तो खैर मैं ही करूंगा, आपको जो भी सॉल्यूशन होगा वहां डाल दिया करूंगा। आप इंस्टाग्राम पर जाकर जेडकेएम केमिस्ट्री क्लासेस जो भी आइडिया, आप वहां पर अपनी प्रॉब्लम्स को वहां शेयर कर सकते हैं। जो भी क्वेश्चंस आप वहां डाल दीजिएगा, सॉल्यूशन मैं आपको टेलीग्राम चैनल पर भेज दिया करूंगा, ठीक है। तो चलिए फिर मिलते हैं आपको अगले लेक्चर में, अगले पेपर यानी कि रीअरेंजमेंट एंड केमिस्ट्री ऑफ ग्रुप एलिमेंट्स वाला जो दूसरा पेपर है उसके कुछ क्वेश्चंस के साथ। फिलहाल इस लेक्चर को यहीं समाप्त करते हैं। मिलते हैं आपको अगले लेक्चर में एक नई एनर्जी के साथ। बस आपसे एक उम्मीद और करना चाहेंगे कि लेक्चर को जितना हो सके उतना शेयर कीजिए भाई, और एग्जाम आने वाले, एग्जाम की प्रिपरेशन करते रहिए। ऑल द बेस्ट, थैंक्स फॉर वॉचिंग।